चलो हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या होता है। हिंदी में फाइनल अकाउंट को बोलते हैं अंतिम लेखे। ठीक है, अब ध्यान से जो मैं बोलते जा रहा हूं सुनते जाना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग भी मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो हिंदी इंग्लिश वाला है ना लफड़ा नहीं रहेगा आपके सामने। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाला आप लोगों के सामने दिक्कत नहीं रहेगा। बस मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाना बस। तो हम अभी जो टॉपिक चालू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट क्या होता है उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है। देखो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस जब करता है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस मतलब समझते हो ना क्या होता है, लेन देन। अब बिजनेस में अगर एक ही ट्रांजैक्शन होगा पूरे साल भर में, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदे, 1,10,000 में बेच दिए, बस एक ही दो ही ट्रांजैक्शन हुए। एक ट्रांजैक्शन किस नाम से हुआ, परचेस के नाम से, और दूसरा ट्रांजैक्शन किस नाम से हुआ, सेल के नाम से। तो आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत है क्या? कोई खाता बही बनाने के रखने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको तो पता है, देख के पता चल रहा है 1 लाख में सामान आया 1,10,000 में निकल गया, तो फायदा कितना हुआ आपको। लेकिन बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बिजनेस में इधर आ जाओ शुभम, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने के कारण लोगों की मेमोरी पावर इतनी नहीं होती है कि उसको याद रख पाए। कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन में लॉस भी हो जाता है, कभी किसी में प्रॉफिट होता है। बिजनेस में 50 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, सिर्फ सेल और परचेस नहीं होता है। तो इसलिए एक व्यापारी जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, उसको एक समय के बाद यह पता करना होता है कि मेरे को मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये पता करना जरूरी है कि नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो धंधा बंद करो भाई, अपने काम में दूसरा काम करो। प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस जानना जरूरी होता है। और दूसरा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी भी जरूरी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आर्थिक स्थिति, कि बिजनेस उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का जो भी डाउट है मैं थोड़ी देर के बाद लूंगा। अभी बीच बीच में आप लोग मैसेज मत करो, मैं अभी देख नहीं रहा हूं मैसेज लोगों को। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उसके ऊपर आप लोग ध्यान दो। तो ये व्यापारी को जानना है कि मेरे को मेरे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और मेरे बिजनेस में का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसके लिए ये आदमी को, इस बिजनेसमैन को पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कहां करता है वो ट्रांजैक्शंस को, जर्नल एंट्री करके। तो क्या जर्नल एंट्री करने से उसको पता चल जाएगा मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है? नहीं पता चले, वो तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बस हो रहे हैं। फिर जर्नल एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, उनकी लेजर पोस्टिंग करेगा। जर्नल एंट्री करने के बाद क्या करेगा, उनकी लेजर पोस्टिंग करेगा। लेजर पोस्टिंग करने के बाद वो बनाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के से ही पता चलेगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस बताती है, परफॉर्मेंस कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस में जा रहा है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद उसको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आ रही बात समझ में? अगर बिजनेस में कंटिन्यूस आपका प्रॉफिट होते जा रहा है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉस होते जा रहा है तो बिजनेस कम होगा। अरे सीधी सी बात है ना यार। आप अभी कौन से क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में। तो पिछले साल आप लोगों ने काहे का एग्जाम दिया था, 12th का। तो 12th में जब आप लोगों ने अलग अलग एग्जाम दिए, 5 सब्जेक्ट मेनली होते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज आया होगा।
किसी का 40% आया होगा, किसी का 50 आया होगा, किसी का 60% आया होगा, किसी का 70% आया होगा, जितने भी परसेंट आए होंगे। तो ये परसेंटेज जो बता रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। इधर बुक में कुछ नहीं लिखा है, अगर बुक में ही सब लिखा रहता ना तो साल भर आप कहां पहुंच जाए रहते आज। इधर इधर तो 12th में आपका परसेंटेज पता चल गया कि आपको कितने मार्क्स मिले कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो ये जो बता रहा है क्या, परफॉर्मेंस है आपकी, परफॉर्मेंस। और 12th पास होने के बाद अब आप फिर से 12th पढ़ोगे, आपकी एक पोजीशन इंक्रीज हो गई कि नहीं। तो आप कहां आ गए अब, कोई बीकॉम कर रहा है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया, कोई बीबीए लिया होगा तो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में चला गया होगा, कोई ये नहीं किया होगा तो कोई दूसरे चीज में चला गया। मतलब उसकी पोजीशन 12th से एक कदम ऊपर बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। तो क्यों बढ़ा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर परफॉर्मेंस निगेटिव रहती, उसकी फेल हो जाता, तो 12th में ही रहता कि नहीं रहता। मेरा बोलने का मतलब मैं इसको पढ़ाई से रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस में भी एक प्रकार का लास्ट में जब अकाउंटिंग करते तो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट हो रहा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन डेफिनेटली बढ़ेगी, और लॉस हो रहा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन कम हो जाएगी या रुक जाएगी वहां पे। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं अपने। क्या बनाने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जो होता है, फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीजें आती है। फाइनल अकाउंट के लिए बेसिकली 3 चीजें आती है। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूं, सबको ध्यान से सुनो। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जैसे आज अपने को जितने लोग ज्वाइन किए, देखो मैं हर साल 1 महीने की इस टाइप की क्लासेस चलाता हूं, ठीक है। तो ये क्लास चलाने का मेरा कोई ऐसा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके पीछे मेरे 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बस। एक तो हमारे जो रेगुलर बच्चे उनका रिवीजन हो जाता है, जो साल भर से पढ़ते आ रहे, इतना सारा सिलेबस है तो उसको आखिरी में कैसे वो करे। और दूसरा, जो बच्चे लोगों ने साल भर से पढ़ाई नहीं करी है तो उनको भी एक मदद मिल जाती है कि आखिरी में 1-1.5 महीना पढ़े और हमारा एग्जाम निकल जाए। ये मेरा 2 ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट ईयर मैंने देखा कि लास्ट ईयर है ना, पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती थी, फिर धीरे 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 एक एक करके ना लोग खसकते जाते हैं। अब मेरा यहां पर आप लोगों से कोई फीस लेने का कोई ऑब्जेक्टिव है भी नहीं और मैं लूंगा भी नहीं, लेकिन आप लोग इसको फ्री की है करके ना ध्यान नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन मेरी गारंटी, अगर मेरे पढ़ाए हुए चीजों का आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो आप लोगों का रिजल्ट, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट लोगों को मैंने पढ़ाया, चाहे रेगुलर के हो चाहे इस वाले बैच के हो, मैं 100% रिजल्ट की गारंटी देता हूं। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना करके जाना बस। और लास्ट ईयर का भी रिजल्ट यही था हमारा, ठीक है। लगभग हम लोग इस बार तो आप लोग 90 लोग ही जुड़े हो बस, टोटल सब मिला के, ठीक है। रेगुलर के तो 10-12 जुड़े भी नहीं है उसमें। और इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कम से कम 30-35 बच्चे कम जुड़े हैं, क्योंकि जानकारी नहीं पहुंची होगी लोगों तक। तो नहीं जुड़ने के बाद भी आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है, तो धीरे धीरे मेरे को कम होते हुए नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं करनी है क्लासेस तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हो तो ईमानदारी से आखिरी तक करो, ठीक है। इसमें मेरा नुकसान नहीं बल्कि आप लोगों का फायदा है। और लगभग लास्ट ईयर हम लोग है ना 45 से 50 बच्चे कंटिन्यूअस क्लास अटेंड करते थे, 140 बच्चों में से कंटिन्यूअस अटेंड करते थे, ठीक है। अब इतने बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो है ना फेल हुआ था, सारे बच्चे हमारे पास हुए थे। और जबकि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 44% आया था। 44% मतलब ओवरऑल 8,500 बच्चों में से 44% होता है कितना, 3,740 के आसपास बच्चे पास हुए थे बस। और अपने यहाँ के सारे बच्चे निकल गए थे। तो पेपर कैसे बनाना है, क्या लिखना है, हाँ परसेंटेज की गारंटी नहीं लूंगा भाई कि इतना आएगा। मैं बोल रहा हूं कि मेरी बात मानो, अगर आप मेरी बातों को जितना सीरियसली लेते हो परसेंटेज उतना अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके पेपर के परफॉर्मेंस के ऊपर, बाकी फेल नहीं होने दूंगा, इतना मेरा गारंटी है। तो हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसका मैं बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। तो हम बिजनेस की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस जब भी वर्ड आया तो बात होती प्रॉफिट और लॉस की, और फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है तो एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन की, एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब जो फाइनल अकाउंट होता है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ध्यान से सुनना। फाइनल अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक है फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसी संस्थाएं, कंसर्न मतलब संस्था, ऐसी कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जहां पे कोई चीज बना के बेचा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और ऐसी संस्था जहां पे चीजों को खरीद के बेचा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग कंसर्न। तो इन लोगों का फाइनल अकाउंट में थोड़ा बहुत क्या होता है, फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है, सुनो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है वो अपने फाइनल अकाउंट में बनाती है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाएगी सबसे पहले, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद वो क्या बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाएगी, उसके बाद क्या बनाएगी वो संस्था, बैलेंस शीट। और जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न जो खरीद के बेचने का बस काम करती है, वो क्या बनाएगी, सिर्फ ये तीन अकाउंट। कौन कौन से तीन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आपके लिए जानकारी की बात यह कि इसके ऊपर के सवाल लिमिटेड है, एक या दो ही सवाल होंगे बस, शायद ना भी हो तो कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात हम लास्ट में करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे सिलेबस के हिसाब से, ट्रेडिंग कंसर्न। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, बोल रहा हूं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कम है, इसके क्वेश्चंस सबसे ज्यादा है। क्लियर है। तो ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अपने को क्या क्या बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और मैन्युफैक्चरिंग के केस में एक अकाउंट बढ़ जाता है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस फॉर्मेट याद रखना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न की, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है बताओ, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो या ट्रेडिंग की बात कर लो, दोनों के केस में कॉमन क्या देखने को मिलेगा, तीन अकाउंट कॉमन है कि नहीं। तो पहले हम ये तीनों अकाउंट में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद एक अकाउंट और सिखा दूंगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पहला अकाउंट आपको कौन सा बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, एक बार रीड करो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रीड करो क्या है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लेते हैं, परचेस। परचेस में क्या माइनस होगा, परचेस रिटर्न। ठीक है, फिर प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। अभी जहां जहां पे एडजस्टमेंट वर्ड लिखा है ना उसको आप लोग इग्नोर करो, अभी ध्यान मत दो उसका। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लेंगे, परचेस, फिर माइनस क्या करेंगे उसमें, परचेस रिटर्न, फिर यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में एडजस्टमेंट, मैं बोला कहीं पे भी एडजस्टमेंट अभी लिखा है उसको इग्नोर करो, बाकी चीजों को ध्यान दो बस। इधर क्या लिखा है, बाय सेल्स, सेल्स में क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न, और इधर क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट को बिना एडजस्टमेंट के मैं लिख रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इधर ध्यान से, बात नहीं, सबसे पहले क्या लेते हैं, टू परचेस। परचेस में क्या करना रहता है, यहां पर क्या लेंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय
बुक में कुछ नहीं लिखा है भाई, बुक मत देखो। बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखना ध्यान से, कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा, ये जितना भी लिखा हुआ है सबका पीडीएफ में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, बाद में आराम से लिखते रहना, सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान दो। देखो कभी भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट का कभी भी दोनों साइड लगभग नॉर्मली बराबर नहीं आता है। मतलब हमने अभी जो जो एंट्री करी, सबसे पहले काय की एंट्री की है, ओपनिंग स्टॉक, फिर काय की एंट्री की है, परचेस। परचेस में क्या माइनस करते हैं, परचेस रिटर्न। उसके बाद क्या लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या लिए, सेल्स। सेल्स में क्या माइनस किए, सेल्स रिटर्न। फिर क्या लिए, क्लोजिंग स्टॉक। अभी सबका मतलब बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इधर का टोटल मारेंगे रफ में और इधर का टोटल मारेंगे रफ में। ये तो मालूम होगा आप लोगों को अकाउंट को टैली कैसे करना है। इधर का टोटल मारे, मान लो इधर का टोटल मारे 1,00,000 रुपए आ गया, और इधर का टोटल मारे 90,000 आ गया। लिखना नहीं है, लिखना नहीं मतलब आप लोगों ने अभी रफ में टोटल लगाया है। उधर का टोटल मारे कितना है 1, इधर का आया कितना 90, तो कम किधर है, तो डिफरेंस कितने का है, तो 10,000 यहां डाल दो और उसको नाम दे देना क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ये किसी किसी को लग रहा होगा सर ये तो हमको आता है, भाई मैं उसके लिए भी सोच रहा हूं जिसको नहीं आता है। ठीक है। अगर उल्टा हो गया तो इधर का टोटल लगाए 1,00,000, इधर का टोटल लगाए 80,000, तो दोनों साइड का डिफरेंस कितना है 20,000। तो यहां पर 20,000, यहां जिधर कम रहता है उधर डालना रहता है ताकि बराबर हो जाए। अब इधर क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस लॉस। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि भाई दोनों साइड के अकाउंट को पहले आपको क्या करना है, टोटल मारना है। क्या करना है, टोटल मारना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या देखने को मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट साइड का टोटल। ठीक है। अब अगर इसका उल्टा सिचुएशन, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रॉस लॉस। एक ही क्वेश्चन में दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, कोई भी एक ही सिचुएशन आएगी, या तो ये या तो वो। ठीक है। चलो, तो यहां तक आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बस बताया, अभी अंदर की चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्या आता है इसमें, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। उसके बाद परचेस, परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस चला रहे तो हम अकाउंटिंग जब करते हैं, अकाउंटिंग जब करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं। मान लो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है, मार्च में। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं या अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। जो जो सीजी बोर्ड वाले बच्चे थे उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती थी कि उनके बुक में ना जनवरी और दिसंबर वाला ज्यादा रहता था ईयर, लेकिन अब वाली आदत छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों को हमेशा अब जो साल मिलेगा वो कौन सा बेस वाला रहेगा, अप्रैल से मार्च। फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको। सारे क्वेश्चन में यही वाला आपको साल मिलेगा देखने को। इधर देखो, तो क्या होता है, मान लो ये 2021 है और 2022 है। इस साल आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप सामान, मान लो कपड़े का दुकान खोले, तो कपड़े की दुकान खोले तो कपड़ा बेचने के लिए कपड़ा खरीदोगे पहले। तो अब मान लो आपने 10 लाख रुपए के क्लोथ खरीदे। अब 10 लाख का कपड़ा खरीदे, बेचे 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 बेचे, पूरे साल भर बेचते गए, खरीदते गए, बेचते गए, खरीदते गए। तो साल का जैसी आखिरी आया, 31 मार्च का जब डेट आया, तो आपके पास देखा गया कि 2 लाख रुपए का कपड़ा अनसोल्ड रह गया। 2 लाख रुपए का कपड़ा क्या रह गया, अनसोल्ड। कब अनसोल्ड रह गया, साल के आखिरी में।
तो जो हमारा स्टॉक जो होता है, हमारा जो गुड्स होता है जिसमें हम डील करते हैं, वो साल के आखिरी में आके अगर वो बिना बिका हुआ रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, तो वो उस साल के आखिरी में क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब 31 मार्च 2022 की रात के 12 बजे तक वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। जैसे ही अगले दिन 1 अप्रैल लगेगा, उस दिन से वो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग रात को सोते सोते देखे थे तो आंख बंद हो रही थी आपकी, तो क्लोजिंग आइस से जो स्टॉक देखते हुए आपने सोया है, इसलिए क्लोजिंग आइस। अब रात को जब सवेरे उठते हुए आपने ओपनिंग आइस से जो स्टॉक देखा उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में? तो स्टॉक वही है जो पिछले साल था क्या? क्लोजिंग। वही इस साल क्या बन गया? ओपनिंग। बस, और कुछ नहीं है। तो जो पिछले साल का ना बिका हुआ माल हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के लिए था, और इस साल के लिए क्या बन जाएगा? और इसी साल के आखिरी में जो स्टॉक बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग। आप लोग फिर साथ में बैठ गए, दोनों अलग अलग बैठो। आप आगे आ जाओ प्रियांशु। क्या दोनों क्राइम पार्टनर्स है? नहीं, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हानिकारक है पढ़ाई के रिलेटिंग। बस इधर देखो। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को क्या होता है। अब बात करेंगे परचेस। तो जो बिजनेस में आप बेचने के लिए जो खरीदते हो गुड्स, अब मैं अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर वर्नीचर खरीद के लाया, तो मेरे लिए गुड्स है वो। हाउ बोल रहे हो? ऐसे एकदम मुंडी ऐसे हिला रहे हो, तलवार रहता भी तड़ से। जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिस चीज की मैं खरीदी बिक्री कर रहा हूं, वो मेरे लिए गुड्स है। ये फर्नीचर का तो मैं यूज कर रहा हूं ना, वो मेरे लिए एसेट है। तो परचेस में हम किसको लेते हैं? गुड्स को। उधर ही है सब, रुको ना अभी मैं थोड़ा सा। और जो गुड्स आप बेच रहे हो, जो गुड्स आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, उसको क्या नाम दोगे? सेल्स। तो परचेस को परचेस क्यों बोलते हैं और सेल्स को सेल्स क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण यह है, परचेस की रिकॉर्डिंग होती है एट कॉस्ट पे। किस पे होती है? एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लागत, मूल्य, लागत। और सेल्स जो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर होती है, इसलिए नाम बदल जाता है। सेल्स को प्रॉफिट जोड़ के बेचा जाता है और परचेस में सिर्फ कॉस्ट होती है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हमको लेना है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या लेना है? परचेस। परचेस में माइनस करना है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब जो आपने कुछ गुड्स बेचा, 10 लाख का माल बेचा, 50,000 का माल वापस आ गया, तो आपका परचेस कितना कहलाएगा? सॉरी, परचेस मतलब खरीदना होता है। आपने 10 लाख का माल खरीदा और 50,000 का माल वापस कर दिया, तो आपका नेट परचेस कितना कहलाएगा? 950। मतलब आपके पास गुड्स तो 950 के ही है ना, तो 950 का ही गुड्स का, इसलिए अपन को है ना परचेस में परचेस रिटर्न माइनस करके दिखाना पड़ता है। वैसे ही सेल्स में आपने 12 लाख का माल बेचा, 1 लाख का माल वापस आ गया, तो अल्टीमेटली आपने माल बेचा कितने का? 11 का, तो इसलिए सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाते हैं। आगे बात समझिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे परचेस लिखा है, मतलब इसका मतलब ग्रॉस परचेस है। ग्रॉस परचेस में जब परचेस रिटर्न माइनस कर देते तो क्या आता है? नेट परचेस। वैसे ही सेल्स में यहां पर जो लिखी हो ग्रॉस सेल्स है, तो यहां पर माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो क्या आ जाएगी? नेट सेल्स। ये वर्ड याद नहीं रखना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंस की। अब बात किसकी आती है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? देखो, एक्सपेंसेस, बिजनेस में एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। बिजनेस में एक्सपेंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है? दो। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है उसको जानने के पहले यह समझना कि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री होती है डेबिट साइड में। और जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस है, देखो दिख रहा है प्रॉफिट लॉस, तो यहां पर किन की एंट्री होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब लड़के को अगर मैं बोलूं साड़ी पहन ले और लड़की को बोलूं कि कोई लड़के लोगों का ड्रेस पहन ले तो सही रहेगा क्या? वैसे लड़की लोग पहन लेते हैं पैंट शर्ट, पहन के आए दो लोग देखो, लेकिन सुरेन को बोलूंगा साड़ी पहन के दिखाओ मेरा बोलने का मतलब यह है, मेरे बोलने का, चलो वो तो पहन भी लेगा, लेकिन यहां पे ये काम नहीं चलेगा। मेरा बोलने का मतलब यह है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस की ही जगह है तो डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री होगी, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट की जगह है तो इनडायरेक्ट की एंट्री करेंगे। अगर इंटरचेंज कर दिए तो आंसर सही नहीं आएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है सुरेन, बस इधर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री कहां करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री कहां करते हैं, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है? तो पहले ये जानने के लिए आपको है ना डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। मीनिंग, इसका मतलब कोई भी खर्चा अगर गुड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर या फिर परचेस, ये तीन में से किसी एक काम के लिए अगर किया गया है कोई भी खर्चा, तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटिंग टू, बात नहीं, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग और परचेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके अलावा जो भी खर्चे बच गए उन सारे खर्चों को क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या, अगर अच्छे से लिखवाऊं यहां पर लिख सकते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परचेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, या सॉरी इज नहीं आएगा, ऑल आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी खर्चे किससे किससे रिलेटेड किए गए हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेस से रिलेटेड। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने मीनिंग बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी खर्चा जो परचेस, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको बोलेंगे डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी किसको देते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको देते हैं, मजदूरों को, ठीक है। उसके जैसे अभी बिल्डिंग बन रही बाहर में, तो वो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको जो मजदूरी देंगे, चलो वो तो एग्जांपल रिलीवेंट नहीं है। जैसे मान लो मैं कपड़े की दुकान चला रहा हूं, कपड़ा खरीदा मैं मुंबई से, और मुंबई से ट्रेन में आया, अब ट्रेन से जैसे गुड्स उतरा तो मैं उठा के लेकर आऊंगा, मजदूरों को बोलूंगा भैया उठा के यहां तक पहुंचाओ उसको, तो उन लोगों को जो मजदूरी दूंगा लोडिंग अनलोडिंग करने की या वहां पे ट्रक में चढ़ाने की, वो सब क्या है, परचेस से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ। रेलवे वाले का मेरे को भाड़ा देना पड़ा, वहां से वो रिक्शा वाला उठा के यहां तक लेकर आया, रस्तों में जो टोल वोल का पैसा लग गया होगा, ये सब क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट बोलने का मतलब परचेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं, परचेस से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
इन इन खर्चों के अलावा बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे बिजली बिल आया, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने गोडाउन का, टेलीफोन बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल आ रहा है, कस्टमर लोगों को चाय पानी पिला रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, स्टेशनरी का खर्चा, ये सब प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड है क्या? नहीं, लेकिन बिजनेस का तो खर्चा है, ऑफिस का किराया हो गया, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ऐसे एक्सपेंस जो परचेज, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और ऐसे खर्चे जो अदर देन डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। तो आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैंने सब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या बना के रखा हुआ है? लिस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में देखो, सबसे पहले नाम क्या आता है? वेजेस, फिर क्या आता है? फ्रेट, फिर क्या आता है? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय मतलब नाके वाके में कुछ पैसा देने का बोलते हैं उसको। कैरियज इनवर्ड, कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस एक्सेट्रा। नीचे जगह खुली है यहां पर, अगर कोई नया नाम मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो आप लोग यहां पर एंट्री कर देना। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई एक लिस्ट नहीं बोल सकते, अनलिमिटेड नाम है। बस ये याद रखना, जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। क्या क्या नाम आता है इसमें? सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी एक्सपेंस, रिपेयर, कैरियज आउटवर्ड एक्सेट्रा। बहुत सारा और खर्चा आ सकता है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो अब देखो आप लोग वापस से ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से, इसमें सिर्फ मैंने एक चीज को छोड़ा है, एडजस्टमेंट को, बाकी सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है। एडजस्टमेंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगा। अब मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करना है, सुनो। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? देखो, साल भर जो हम बिजनेस में लेन देन करते रहते हैं उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। साल भर ट्रांजेक्शन चलते गया, साल के आखिरी में हम पहुंच गए। अब हमको अपना फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट बनाने में जब हम लास्ट डे में अपने अकाउंटिंग ईयर के लास्ट टाइम में बैठे हैं, तो हो सकता है कोई चीज हमारे से एंट्री करने की छूट गई, हो सकता है कोई एंट्री हमारे से छूट गई, या कोई एंट्री हमारे से गलत हो गई, या कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो साल के आखिरी में ही होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन का साल भर लगाते रहते हो आप? नहीं, साल के आखिरी में लगाते हो। तो ऐसा कोई भी आइटम या तो साल के आखिरी में ही उसकी जगह है, साल के बीच में कभी होता ही नहीं है वो, ठीक है। या फिर कोई आइटम ऐसा है जो होना था बीच में लेकिन छूट गया एंट्री करने से, तो ऐसे सारे आइटम को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनको प्लस करना पड़ता है, और कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनको माइनस करना पड़ता है। तो कौन से एडजस्टमेंट को प्लस करेंगे और कौन से एडजस्टमेंट को माइनस करेंगे, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। लेकिन अभी सिर्फ आप लोग एडजस्टमेंट के बारे में ये याद रखना कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको क्या करना पड़ता है? प्लस, और किसी को क्या करना पड़ता है? माइनस। वो कहीं पे भी हो सकता है, प्लस और माइनस से ज्यादा किसी भी एडजस्टमेंट का कुछ नहीं करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट के बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा पूरा डिटेल। उसके बाद है ना, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम आते हैं कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या बोलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया है तो ये नीचे उतर जाएगा, जगह बदल जाती है इसकी। ग्रॉस प्रॉफिट कहां आया था? डेबिट साइड में, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? क्रेडिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में था तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा, और ये इधर क्रेडिट में था तो इधर आके क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमने उतार दिया नीचे, ठीक है। ये सबसे पहला काम कर रहे हैं। हाँ, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए बोलोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले बना देंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलेगा ही नहीं, तो कहां से आगे बढ़ोगे, है ना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने इनकी एंट्री कर दी। अब वही वाली बात है कि दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। बस आपको जगह बताने के लिए मैंने यहां पर लिखा है, लॉस आएगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर आएगा। इसके बाद इसके अंदर हम क्या लेते हैं? सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर क्या लेते हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स। इनकम को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होती है डायरेक्ट इनकम
और होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मैंने बता दिया आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहां थे? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट कहां थे? प्रॉफिट लॉस में। जो खर्चे प्रोडक्शन से, परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और जो उसके अलावा जो खर्चे उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेते हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, उसको यहां लेते हैं प्रॉफिट लॉस में। इनकम को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनकम भी डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? और सर अभी तक डायरेक्ट इनकम को हमको तो कहीं दिखी नहीं, अब डायरेक्टली इनडायरेक्ट इनकम ले डाले हो। डायरेक्ट इनकम हमको कहीं दिखी नहीं, जैसे यहां डायरेक्ट एक्सपेंस दिख गया हमको और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिख गया, इनडायरेक्ट इनकम दिख रही है लेकिन डायरेक्ट इनकम कहीं दिख नहीं रही है। जो हमने यहां पर सेल्स लिया हुआ है ना, सेल्स, वही डायरेक्ट इनकम है। हमारा मुख्य बिजनेस जो है उससे जो हमको रिवेन्यू आ रही है वही हमारी डायरेक्ट इनकम है। जैसे मेरी कोचिंग क्लास है तो यहां से मेरे को जो भी बच्चों से फीस मिलती है वो मेरी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। और मेरा बैंक में 10 लाख रुपए का एफडी किया हुआ है, वहां से मेरे को ब्याज मिल रहा है, वो मेरी इनकम है, लेकिन मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो मेरी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसी कोई भी इनकम जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। और ऐसी कोई भी इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरी इनकम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। आ गई बात समझ में? तो इसलिए सेल्स को कभी भी डायरेक्ट इनकम मत लिखना, सेल्स ही लिखना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले अपने को लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर क्या लेना है? इनडायरेक्ट इनकम। एडजस्टमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्लस माइनस किया जाता है, तो प्लस वाला अगर होगा प्लस करना, माइनस वाला होगा माइनस करना। प्लस माइनस करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका कोई हेड नहीं होगा, तो उसको अलग से एंट्री कर देना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इस अकाउंट की दोनों साइड से टैली करेंगे। टैली मतलब टोटल मारेंगे। यहां पर भी सेम सिस्टम। डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल अगर कम है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? नेट प्रॉफिट। मतलब क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल। और नेट लॉस कब देखने को मिलेगा? जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड के टोटल से। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद हम बात करेंगे किसकी? अच्छा, इसके पहले हम एक बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, इनके सामने मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नंबर 2, नंबर 3, ये सब क्या है? एक्चुअली मैंने ना यहां पर लिस्ट बना के रखा हुआ है सब चीजों का। जैसे लिस्ट नंबर 1 किससे रिलेटेड थी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ये लिस्ट है। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है देखो? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट की रिकवरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट ओल्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ओल्ड। ये लिस्ट बना के रखा हुआ है मैंने। आई बात समझ में? तो ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आउटपुट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहां से हमको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब हम इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा या स्थिति विवरण। देखो इधर बैलेंस शीट में जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं लायबिलिटी साइड, और ये वाला जो साइड है इसको क्या बोलते हैं? एसेट साइड। कभी भी बैलेंस शीट बनाओगे तो दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट है, क्योंकि इसका बैलेंस बराबर आ जाता है। हमेशा लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर होगा किसके? एसेट साइड के टोटल से। अगर नहीं आ रहा है मतलब गलत बना रहे हो आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है। लेकिन मैं जो टेक्निक बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल कभी भी मिसमैच नहीं आएगा, बराबर आ जाएगा टोटल। ठीक है। देखो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले क्या लेते हैं हम? नॉन करेंट एसेट। उसमें एडजस्टमेंट जो होगा प्लस माइनस कर देंगे और जो बची हुई अमाउंट रहेगी उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, नॉन करेंट एसेट में आती है मान लो प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग। तो यहां पर बिल्डिंग लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मान लो बिल्डिंग है आपकी 1 लाख की,
और डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का, तो बाहर कितना निकलेगा? इस तरीके से प्लस माइनस करके दिखाना रहता है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं इसके लिए आपको देखना है, तो लिस्ट नंबर कौन सी देखनी पड़ेगी? 6। अब नॉन करंट एसेट मतलब क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जाओ। और करंट एसेट लिस्ट नंबर 7, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, प्लस माइनस करो, अमाउंट बाहर। इधर फिर बात करेंगे कैपिटल की, इधर क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल में अगर आपको नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या करोगे? ऐड। और अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस। अगर आपके बिजनेस में आपने ड्राइंग करके रखा है, ड्राइंग मतलब फोटो बनाना, ड्राइंग मतलब अपने घर खर्चे के लिए पैसा निकालना या गुड्स निकालना, तो जो आपने निकाल के रखा है गुड्स वगैरह पैसा वगैरह, तो इसको माइनस कर दो। और एडजस्टमेंट अगर कुछ है, एडजस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ऐसा कुछ है, ये माइनस कर दो। ये जो फाइनल अमाउंट आएगी उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, इसके लिए लिस्ट नंबर 4 है, इसमें एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे, बाहर आएगी अमाउंट। करंट लायबिलिटी के लिए लिस्ट नंबर 5 है, इसमें एडजस्टमेंट प्लस माइनस करोगे तो अमाउंट बाहर आएगी। ये सब प्लस माइनस करने के बाद अब टोटल मारोगे, बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। अब सवाल ये है, सबसे पहली बात, कैपिटल मतलब क्या? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर बोलोगे, वो वाला कैपिटल नहीं भाई। ये कैपिटल मतलब पूंजी, कि आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर आपने जितना पैसा लगाया है एज अ ओनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आपने अगर लोन वोन लेके बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे मालूम है? आपने लायबिलिटी लेके रखी है। कैपिटल मतलब आपके घर का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। अरे तो उसको, उसके लिए अलग जगह है ना, लोन लेके लगाया बाहर, उसका जब रिपेमेंट करना, जैसे मान लो आपने, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख रुपए, इसको आप अपना दुकान बना लिए। अब यहां पर रहते ही नहीं हो आप, आपका बिजनेस चल रहा है यहां पे। ठीक है, इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है? आपका बिजनेस। आपके पास 10 लाख रुपए नकदी पड़ा था, आप टोटल इतने 15 लाख रुपए की चीज उठा के अपने बिजनेस में ले आए, तो मैं पूछूंगा आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई है? 15, क्योंकि ये दोनों चीज आपकी थी। आपने 5 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है। अब बताओ, बिल्डिंग आपकी है, 10 लाख रुपए आपका है, तो ये किसी को वापस देने जाओगे क्या आप? वो तो आपका ही है ना, बिजनेस ही पड़ा रहेगा, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक आपका है वो। लेकिन बैंक से आप लोन लोगे अगर 5 लाख रुपए, तो एक टाइम के बाद उसको वापस करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए उसको अलग रखते। कैपिटल मतलब जिसको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैपिटल मतलब बिजनेस में जब तक बिजनेस है तब तक वो पैसा लगे रहेगा आपके, है ना आशुतोष? तो देखो, कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व, जिसका रीपेमेंट करना नहीं पड़ता, बिजनेस के ओनर लोगों का पैसा होता है। और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसका कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ता है। और जो नॉन करंट है, इसका पेमेंट आप लंबे समय में करोगे, मोर देन 12 महीने में। नॉन करंट को नॉन करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पेमेंट लंबे समय में करोगे, लंबे समय मतलब 12 महीने से ज्यादा। और करंट लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट तत्काल में करना है, तुरंत 15-20 दिन, महीना 2 महीना के अंदर कर देना है। तो जो कम समय के लिए आपकी लायबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। और जो लंबे समय के लिए आपके पास लायबिलिटी रहेगी उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा लिस्ट नंबर 4 और 5 में उसके एग्जांपल्स। ठीक है, अब एसेट में आ जाते हैं, तो एसेट में भी नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में जैसे फर्नीचर जिसमें आप लोग बैठे हो, ये क्या बिजनेस में 6 महीने के लिए है, साल भर के लिए, लंबे समय के लिए है, मोर देन 12 महीना बोल सकते हैं। तो ये मेरे लिए कौन सा एसेट है? अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कहां पर दिखाऊंगा फर्नीचर लोगों को? नॉन करंट एसेट में दिखाऊंगा, फर्नीचर के नाम से फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी में। ठीक है, और आप लोगों को लग रहा होगा सर इन सब नया नया नाम है, आप लोगों को आने वाले समय के हिसाब से यही सब नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यही सब नाम आप लोगों को याद रखने आने वाले समय के हिसाब से। ठीक, और करंट एसेट मतलब जो बिजनेस में है लेकिन बहुत कम समय के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि उधर प्रिंटिंग करने के लिए हमने पेपर लेके आया है, पेपर लाए, यूज हो गया, खत्म, तो उसको मैं स्टॉक के रूप में दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, जब कंज्यूमेबल। तो अगर यूज हो गया तो खर्चा है, यूज नहीं हुआ तो मेरे लिए बचा हुआ स्टॉक कहलाएगा।
ठीक है, मान लो कैलकुलेटर ये तो 4-5 साल हो गया चलाते चलाते, मान लो ये 6 महीने में खराब हो जाएगा तो, या इसकी लाइफ कम रहेगी तो मेरे लिए क्या है, या कैश रखा है देखो, ठीक है, कैश एक ही रहता ही है क्या, जेब मतलब पड़ी रहेगा क्या फिक्स, वो आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है। तो ये सब ऐसे एसेट जो बिजनेस में कम समय के लिए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। जो बिजनेस में ज्यादा समय के लिए नहीं रहते और जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहेंगे हम उसको क्या बोलेंगे। तो जो डेप्रीसिएशन लगता है ना, डेप्रीसिएशन वो हमेशा किसके ऊपर लगता है, नॉन करंट के ऊपर, ठीक है, करंट में नहीं लगेगा क्योंकि ये जल्दी चला जाता है हमारे बिजनेस, ये आना जाना करते रहता है और ये लंबे समय तक टिका रहता है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मेट के बाद अब आप लोग एक काम करो, लिस्ट हम देखते हैं लिस्ट क्या बोलती है। लिस्ट नंबर 3 किससे रिलेटेड थी, इनडायरेक्ट इनकम। लिस्ट नंबर 4 किसके बारे में है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले मैंने एक नाम लिखा हुआ है क्या, और कुछ अगर नाम आपको याद आएगा तो आप लोग लिख लेना, आप लोगों के लिए मैंने उसको जगह को खाली रखा है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है पढ़ो, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस या अनएक्रूड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सब आता है। नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कुछ कुछ आ सकता है। करंट एसेट में क्या क्या आता है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जीएसटी का नाम देख के अभी तुरंत बीपी हाई हो गया होगा। जीएसटी के बारे में भी पूरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा, वो कर लेना, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। जीएसटी देख के टेंशन मत लिया करो। तो ये लिस्ट जो है ये एज इट इज जितना भी पीडीएफ दिख रहा है मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं, आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करके रखना है, ठीक है। और जिसका नोट किया हुआ है मान लो पहले से, उसको लर्न करके आएगा। तो मैं कल की क्लास में आप लोगों से पूरा फॉर्मेट पूछूंगा कि बताओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। जैसे मैं सौम्या से पूछ लूंगा बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, पूरा आप लोगों को मेरे को बताना है, ठीक है। और नहीं बताओगे तो भाई ऑनलाइन वालों गाली सुनने के लिए तैयार रहना और ऑफलाइन वालों मार खाने के लिए तैयार रहना। मेरे को रिजल्ट चाहिए बस। तो मैं अभी आप लोगों की क्लास ओवर कर रहा हूं, इसके आगे का अपन देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में शेयर कर दे रहा हूं।